हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भाई लोग? हाँ भाई। शुरू करें। सूरज जी कह रहे हैं कि सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, सारे जेई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन क्लास में करा दीजिए। यदि बेटा तुम्हें पता है सारे जेई मेंस के क्वेश्चन कितने होंगे? पता है तुम्हें? पता है जेई मेंस में एक साल में कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्चन अब आने लगे, पहले 30 भी आते थे। ठीक है, एक पेपर में आते हैं। एक दिन में 2 पेपर होते हैं, ऐसे 4 दिन 8 शिफ्ट चलती है और 2 बार एग्जाम होता है एक साल में, तो 16। 16 दूनी 32, 320 तो एक हो गया, 16 पंजो 80, 400। 400 क्वेश्चन केस में हो गए एक साल में। एक साल में यदि आप देखो 10 साल का भी उठाओ, 4000। एडवांस पे आओ। एडवांस में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर में 18-20 क्वेश्चन आते हैं, तो 40 क्वेश्चन हो गए। 10 साल के 400 वो हो गए। एडवांस के एक क्वेश्चन को तुम्हें समझाऊं उसमें कितना टाइम लगेगा तुम भी नहीं जानते। 10 मिनट 15 मिनट तो मेरे को समझाने में लग जाएंगे तुम्हें, और तुम सोच रहे हो कि मैं ये क्लास में करवा दूं। और मतलब और कोई तुम्हें बोल भी देना कि मैं सारे जेई मेंस एडवांस के क्वेश्चन करवा दूंगा, बकवास है। ठीक है ना? तो जेई मेंस के क्वेश्चंस आपको डीपीपी के फॉर्म में मिलेंगे, वहां से करना है। कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा क्लास में। ठीक है ना? सारे तो हम नीट के भी नहीं कराते, सारे उसमें भी आपको पीवाईक्यू करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि एक टाइप के 5 क्वेश्चन है तो एक करवा दिया, हो गया। ठीक है ना? हाँ, तो बेटा ये सब काल्पनिक बातें हैं, बोलने में बड़ी अच्छी लगती हैं। सारे जे मैं इसके वो करवा दूँ, सारे सारे नहीं होते, है ना? चलो। सर नोट्स कहाँ से बनाएं? पीडीएफ से। पीडीएफ से बनाओ, मेरे साथ साथ बनाओ। नोट्स में आप चाहो तो सारे क्वेश्चंस मत लिखो, जो तुम्हें लगता है कि हाँ यार ये सर ने इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए करवाया उसको लिख लो, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग रख लो। देखो, यदि आप सारे लिख सकते हो तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है तो आप ये कर सकते हो।
और जो पीडीएफ है उसको अपने पास रखो, या फिर आप चाहो तो पूरे नोट्स प्रिंट करवा सकते हो, लेकिन उसमें वो एक लास्ट प्रायोरिटी दूंगा। सारे नोट्स जो है, जो जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ, इस चैप्टर के नोट्स की पीडीएफ निकाली और इस पीडीएफ से को इन्वर्ट कर दो कलर में, व्हाइट बैकग्राउंड कर लो, आजकल ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी ऐप हैं, बहुत सारी साइट्स हैं जहां से कर सकते हो इन्वर्ट पीडीएफ करके, और उसको एक साथ प्रिंट करवा लो। इस तरीके से मैंने लास्ट ईयर के नोट्स को प्रिंटेबल फॉर्म में करके टेलीग्राम पे डाला हुआ है। एसीपी सर ऑफिशियल नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पे आप जाके सर्च करोगे कंप्लीट प्रिंटेबल क्लास नोट्स, तो वो आपको एक सर्च करोगे ना उसमें, तो वहां दिख जाएगा। मैंने एक डाला हुआ है लिंक जिसपे सारे के सारे चैप्टर्स के नोट्स डाले हुए हैं, उसको आप प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। हाँ तो भाई बता तो रहा हूं, कन्वर्ट करके टेलीग्राम पे दे रखा है मैंने, अब बार बार थोड़ा ना भेज दूंगा उसको, आप सर्च करो उसमें जाकर के। हाँ चलो, नहीं मैं क्या कर रहा हूं, नोट्स बना सकते हो तो बनाओ, बेस्ट है। खुद के बनाए हुए नोट्स से बेटर कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, वो उन बच्चों के लिए जो मल्टीपल ईयर ड्रॉप हो गए, उनके पास पहले से भी नोट्स पड़े हुए हैं, तो उनको मैं कह रहा हूं तुम प्रिंट करवा लोगे, काम चल जाएगा। जिसने लास्ट ईयर मेरे से पढ़ा था, नोट्स बनाए थे, उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप नोट्स नहीं बनाते हो ना, तो भी ड्यूरिंग द क्लास आपको जस्ट बैठना नहीं है, रफ नोट्स बनाने हैं। मतलब रफ कॉपी रखो, उस पर रफ नोट्स बनाओ, क्वेश्चन मत लिखो, सोल्व कर लिया, फॉर्मूला आया फॉर्मूला लिख लिया, इंपॉर्टेंट लगा कुछ भी उसको लिख लिया, मतलब लिखो। उसको लिखने से चीजें ज्यादा अच्छे से याद होती हैं, और एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है क्लास के अंदर। यदि आप एक्टिवली नहीं पार्टिसिपेट करोगे तो क्लास में बोरियत फील होने लग जाएगी, या इधर उधर ध्यान भटकने लग जाएगा। क्योंकि जिस टाइम पे मैं नोट्स लिख रहा होता हूं, उस टाइम पे तुम बस बैठे रहोगे, तो एंगेजमेंट नहीं रहता है फिर उससे, तो उससे क्या है, तुम डाइवर्ट हो जाओगे। इसलिए रफ नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं, चाहे आप प्रॉपर नोट्स ना बनाओ। प्रॉपर नोट्स बना रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। ओके भाई, कैमरा ठीक है बेटा, कैमरे में कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कहां मिलेगा? मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल के अंदर आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। बता दिया करो सर क्या लिखना है, जो मैं यहां लिखूंगा वो तो लिखना ही लिखना है, जो मैं बोर्ड पे लिखता हूं वो तो लिखना ही लिखना होता है। स्लाइड में ज्यादा क्वेश्चन लगाइएगा, वो होमवर्क दे दीजिएगा। बेटा फिर पता है दिक्कत क्या होती है, मैं होमवर्क दे देता हूं, फिर तुम कहते हो सर इनको डिस्कस भी कराओ, तो फिर सारे क्वेश्चन मैं कितने करवा पाऊंगा, खुद सोच के देखो। भाई हमें पिछले साल से एक महीना कम है इस बार, ज्यादा क्वेश्चन करवाओ तो ज्यादा टाइम चाहिए, अब ज्यादा टाइम कहां से लाएंगे। हाँ, मैं आप कहोगे सिर्फ बस होमवर्क दे दो सर, डिस्कस नहीं कराओ, तो मैं दे दूंगा, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दूंगा, होमवर्क देता भी हूं। टेलीग्राम पे मैंने बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर का, दोनों का मैंने वो अपलोड किया हुआ है असाइनमेंट, एक एक्स्ट्रा, बैच से एक्स्ट्रा है वो, बैच में नहीं है वो, असाइनमेंट एक्स्ट्रा डाला हुआ है, और वो एक्चुअल में जेई के बच्चों को देता हूं मैं, ठीक है ना। वो असाइनमेंट जेई के बच्चों को देता था मैं, तो वो वाले असाइनमेंट आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो आप कर लो वहां से उठा करके क्वेश्चन, है ना। बस सॉल्यूशन लगा दिया करो, बात तो वही है ना बेटा, सॉल्यूशन खुद सोच के देखो। सॉल्यूशन मैं अटैच करूं उससे बेटर है ना कि आप स्लिप लेके जो डाउट हो आप वेद एआई से पूछ लो। मैंने देखो आपके पास, आपको पता है आराम चाहिए, लिटरली बता रहा हूं, आपको बुरा लग सकता है लेकिन आपको आराम चाहिए, आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको स्ट्रगल नहीं करना है।
भाई आप सोल्व कर रहे हो, आपने 10 में से आपके 3 क्वेश्चन डाउट आए, 3 क्वेश्चन जाकर के वेद से डाउट पूछ लो, कितना सा टाइम लगता है। देखो आप यदि ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी आप हमेशा दिमाग रखो, अपने घर में अच्छा इंटरनेट होना चाहिए। यदि आपका मोबाइल का इंटरनेट सही से नहीं चलता है तो वाईफाई लगवा लीजिए या लाइब्रेरी जाकर के पढ़िए। अच्छा इंटरनेट नहीं होगा तो ऑनलाइन अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, पहले बता रहा हूं। अच्छा इंटरनेट का होना घर में बहुत जरूरी है आज के टाइम में, खासकर जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसके लिए तो है ही है। ठीक है ना, ये समय बदल चुका है, अब समय बदल चुका है बेटा। ठीक है ना, अच्छा इंटरनेट नहीं है तो आप अपने आप को तो पिछड़ापन फील करोगे। तो दो ऑप्शन है, या तो आप लाइब्रेरी जाइए, वहां पे बढ़िया इंटरनेट होगा वो यूज कीजिए, या फिर आप अपने घर पे वाईफाई लगा सकते हो। और आजकल तो यार 400-500 रुपए में बीएसएनएल का गांव गांव में पहुंच रहा है, बीएसएनएल का वाईफाई गांव गांव में पहुंच रहा है और मेरे ख्याल से 400-500 रुपए लेते हैं मंथली। ठीक है ना, आप यदि नेट का रिचार्ज भी करवाओगे ना 2-2.5 GB का, तो ये मंथली का मेरे ख्याल से 300-350 तो ये पड़ता है। यदि इंटरनेट का रिचार्ज कराओगे तो वो पड़ता है, और वहां अनलिमिटेड मिलेगा आपको और अच्छी स्पीड। जियो का 2,000 में लगा है 2 मंथ का। बेटा यदि ओटीटी भी लोगे, सारी चीजें लोगे तो लगेगा ही ना। सिर्फ इंटरनेट आपको 500 रुपए के अराउंड मिल जाता है मंथली। हम्म, चलो अब पढ़े। हाँ भाई, अब पढ़े। एडवांस बुक का क्वेश्चन कैसे करें, जैसे चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर खत्म हो गए तो उसके एडवांस क्वेश्चन, एडवांस बुक के क्वेश्चन को कर लेना है। ठीक है ना, पहले नहीं कर रहा है, बाद में करना है, जब चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद में। वो एज ए रिवीजन है, उससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। वो बनाए ऐसे हैं, उसमें लिमिटेड क्वेश्चन है, लेकिन वो लिमिटेड क्वेश्चन पूरे चैप्टर का कवरेज रखते हैं, 100% कवरेज, तो वो रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, जो डाउट होते हैं उस बुक पे सर्कल करो। जब कभी दोबारा से क्वेश्चंस करोगे तो सर्कल वाले क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उनको सर्कल करो, जब दोबारा से बनाओगे तो वो सर्कल वाले क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। बल्कि वो बुक इस तरीके से डिजाइन है कि जब भी आप किसी एक चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं तो पूरे के पूरे एक चैप्टर को एक दिन के अंदर पूरा रिवाइज कर सकते हैं, इस तरीके से बनाई गई है। ठीक है ना, ताकि मतलब पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो गया, अच्छे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो गए। चलो, है ना। डीपीपी कहाँ मिलती है, मिलती नहीं है, प्लीज बताओ। अब बेटा यार मैं क्या बताऊं तुम्हें, कितनी बार तो बता चुका हूं। मैं अगली बार नहीं बताऊंगा, पहले बता रहा हूं। क्या चक्कर है, चल ही नहीं रहा। अभी नहीं ऐप ओपन हो रहे भाई।
मैं आपको मिरर करके दिखा देता, पर आप पढ़े लिखे हो, अब खुद से ढूंढो जा करके। ठीक है, ऐप में जाओ, सब्जेक्ट के अंदर जाओगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जिसमें चाहिए सब्जेक्ट के अंदर जाओगे। सब्जेक्ट के अंदर जाने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें असाइनमेंट वाला जो सेक्शन है वहां पे आपको डीपीपी मिलेगा। असाइनमेंट वाले सेक्शन में वीडीपीपी करके मिलेंगे, वीडीपीपी। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है कि मेरे पास रात को एक मैसेज आया कि एसीपी सर को रिमूव कर दें विद समवन एल्स, तो आपका क्या हो? देखो बेटा, एक्चुअल में ये ऐसे समझो कि फीडबैक लेने का एक वो तरीका है, ठीक है ना जी। इस मैसेज को अदरवाइज ना लें कि ये क्या मैसेज आ रहा है। लास्ट ईयर से वेदांतु में इन्होंने इस तरीके से फीडबैक सिस्टम चला दिया, पता नहीं क्यों, कि आप जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर खत्म होने के बाद आपको जाएगा कि भाई ये चैप्टर आपने पढ़ा है, तो आप बताइए आपकी क्या राय है, तो आप अपनी राय दीजिए जो आपको सही लगता है। ठीक है ना भाई? हाँ, चलो शुरू करें, शुरू करें। कुछ कुछ मैंने डायमेंशनल फॉर्मूले आपको निकालने के लिए होमवर्क दिया था, कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने के लिए मैंने आपको होमवर्क दिया था। ये कह रहा है मैंने उसमें लिख दिया कि सीईओ बना दो सर को। भाई मुझे नहीं बनना, टीचर ही सही है, ठीक है ना? हाँ, चलो। स्ट्रेस का क्या है? देखो, अब देखो, कुछ टर्म्स है ना जो आपको हो सकता है कुछ लोगों ने सुनी हो, कुछ लोगों ने ना सुनी हो। हम एक चैप्टर पढ़ते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, वहां एक टर्म आती है स्ट्रेस। स्ट्रेस को डिफाइन किया जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। इट्स लाइक प्रेशर, ठीक है ना? अब प्रेशर में इसमें क्या डिफरेंस है वो हम वहां चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तो समझो कि ये फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर जैसा ही है। तो डायमेंशन जो होगा स्ट्रेस का, स्ट्रेस का जो डायमेंशन होगा वो प्रेशर जैसा होगा। कैसा होगा? प्रेशर। और प्रेशर का डायमेंशन होता है फोर्स। फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू, मतलब m1l1t-2 को डिवाइड कर दो L2 से, तो यह आ जाएगा बेटा m1l-1t-2। ये स्ट्रेस का डायमेंशन आएगा। वहीं स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन बेटा, स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कैसे डिफाइन करते हैं? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। एक्चुअल में ये क्या होता है, जैसे एक वायर है, इस वायर को पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो इसमें स्ट्रेस आता है, फोर्स लगाया पकड़ के और इसका एरिया, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस हो गया। जब ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो इसमें इलोंगेशन आएगा। तो इलोंगेशन कितना आया? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इस रेशियो को बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। याद रखना, स्ट्रेन जो होता है ये डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस एंड यूनिटलेस। ना इसका कोई डायमेंशन होगा, ना इसका कोई यूनिट होगा। डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, लेंथ का चेंज लेंथ ही आएगा। ओके, नेक्स्ट होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बेटा इस चैप्टर में हम 3 तरीके के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ते हैं।
एक होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हम इसमें ज्यादा काम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है, किसी सबका डायमेंशन सेम है। और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करते हैं y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कैसे डिफाइन करते हैं? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये y यहां यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, y यहां पे क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखो y का यदि मैं डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं, y का डायमेंशनल फॉर्मूला, स्ट्रेन का तो कुछ डायमेंशन होता ही नहीं है, तो y का डायमेंशनल फॉर्मूला स्ट्रेस के बराबर होगा, और स्ट्रेस का प्रेशर के बराबर है, और प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया से निकालते हैं m1l -1 t-2 आता है। देखो 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 देखो, m1l -1 t-2, कितने लोगों के तीनों सही थे? कितने लोगों के तीनों सही थे? बोलो भाई। स्ट्रेस, स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये ध्यान रखना है बेटा। ये जब फॉर्मूले, देखो मेन चीज है फॉर्मूला, ये आज नहीं तो कल जब चैप्टर में पढ़ेंगे तब याद करोगे। याद तो करना है आपको, याद तो करना है कि स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है। आज कर लो, आज नहीं करोगे तो चैप्टर में करोगे। और जैसे ये फॉर्मूला याद होगा, डायमेंशन निकालना हलवा काम है, आराम से निकाल पाओगे। ठीक है, बोलो 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 बोलो। इसके अलावा देखो एक है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, दोनों ही एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। बेटा थीटा जो होता है प्लेन एंगल, वो होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। सॉलिड एंगल होता है एरिया, सॉरी ऊपर आर्क लेंथ की जगह आएगा एरिया अपॉन आर स्क्वायर, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। दोनों ही जो है डायमेंशन लेस होते हैं, बोथ आर डायमेंशन लेस। बोथ आर डायमेंशन लेस, दोनों ही डायमेंशन लेस हैं, बट बोथ हैव यूनिट्स। यूनिटलेस नहीं है, यूनिटलेस नहीं है। तो यहां से एक मिसकंसेप्शन दिमाग में से दूर कर लो कि यदि कोई चीज डायमेंशन नहीं रखती है तो वो यूनिट नहीं रखेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि डायमेंशन नहीं है तो भी वो क्वांटिटी यूनिट रख सकती है, और यही सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमने डिफाइन की थी। प्लेन एंगल जो होता है इसकी रेडियन होती है, और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन होती है। सॉलिड एंगल मतलब बोलिए, इसका मतलब बेटा आप मुंह उठा के आज ही क्लास में आए हो। यदि आप मेरे से पूछ रहे हैं सॉलिड एंगल क्या है, तो आप क्लास सारी अटेंड नहीं किए हो। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं सॉलिड एंगल पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। हाँ या ना? क्या मैं सॉलिड एंगल बता चुका हूं? क्या मैं जब मैंने यूनिट्स बताए थे, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वहां मैंने आपको सप्लीमेंट्री यूनिट्स में बताया था सॉलिड एंगल? तो रिवाइज करो, या नहीं पढ़ा है तो पढ़ो बेटा। रैंडमली किसी भी लेक्चर में आओगे, आप हमेशा अधूरापन फील करोगे। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो पूरा पढ़ो, अदरवाइज हमेशा फील करोगे कि ये क्या है, ये क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है? स्ट्रेस यूनिटलेस है नहीं बेटा, स्ट्रेस यूनिटलेस नहीं होता। स्ट्रेस के पास डायमेंशन है प्रेशर का, तो प्रेशर वाला यूनिट भी उसके पास होता है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है? देखो मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, ध्यान रखना। इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, if any physical quantity is unitless, then it must be dimensionless. But if any quantity
is dimensionless then it may or may not be unitless। समझो इस स्टेटमेंट को, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आता है बेटा, ध्यान से सुनना। यदि मैं बोलता हूं कि एक क्वांटिटी के कोई यूनिट नहीं है, यूनिट ही नहीं है, तो श्योर है डायमेंशन भी नहीं होंगे। यदि कोई यूनिट ही नहीं है, उसमें कहीं मीटर नहीं है, मतलब लेंथ नहीं होगा। यदि डायमेंशन, उल्टा सोच के देखो, यदि डायमेंशन होती, यदि उसमें डायमेंशन होती तो यूनिट तो पक्का होती होती। भाई डायमेंशन में मास आता तो मीटर आता, वहां यदि सॉरी केजी आता, लेंथ आता तो वहां पर आपको मीटर मिलता, टाइम आता तो वहां आपको यूनिट में आपको सेकंड मिलता। मतलब यदि किसी ऑब्जेक्ट के पास डायमेंशन होती तो वो यूनिटलेस हो ही नहीं सकता। तो बोल रहा है कि यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी यूनिटलेस है, कोई यूनिट नहीं है उसके पास, तो श्योर है वो डायमेंशनलेस होगी ही होगी। तो बोल रहा है इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज यूनिटलेस देन इट मस्ट बी डायमेंशनलेस। लेकिन उल्टा, इफ एनी क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, मैंने बोला कि एक क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस है, मतलब उसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, फिर भी वो यूनिट रख सकती है। तो यहां दोनों पॉसिबिलिटी होंगी, वो यूनिटलेस हो भी सकती है और ना भी हो। यूनिटलेस हो सकती है, जैसे स्ट्रेन है, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं है तो उसका कोई यूनिट भी नहीं है। लेकिन जो एंगल है, प्लेन एंगल, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, लेंथ अपॉन लेंथ, डायमेंशनलेस है। यदि आप थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे तो वो आएगा m0 l0 t0, कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पास यूनिट है, फिर भी इसके पास क्या है, यूनिट है। बोलो 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 बोलो, क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? यदि किसी क्वांटिटी के पास, यदि किसी कोई फिजिकल क्वांटिटी यूनिटलेस है, यूनिट नहीं है, तो वो पक्का डायमेंशनलेस होगी। लेकिन यदि मैं उल्टा बोलता हूं कि क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, तो वो यूनिटलेस हो भी सकती है और ना भी हो। प्लेन एंगल इज द एग्जांपल फॉर दिस। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट है प्लैंक्स कांस्टेंट, नेक्स्ट है प्लैंक्स कांस्टेंट। विकास गौतम पूछ रहे हैं सर अचीवर से चैप्टर कर सकते हैं क्या? बेटा देखो मेरी बात सुनो, मैं बार बार क्लास में ये से डिस्टरबेंस वाली चीजें नहीं, क्या आपको बताया नहीं गया कि अचीवर से किसको करना है किसको नहीं करना? क्या जब बैच पूरा एक्सप्लेन किया गया था तो अचीवर के बारे में नहीं बोला गया? मैंने पहले दिन भी मैंने हमेशा बोलता, एक्सप्लेन पूरा कर देता हूं, लेकिन आप बस अपनी मनमर्जी के दिन किसी भी दिन पूछते हो। बेटा अचीवर वो बच्चे फॉलो करें जिनका वो सब्जेक्ट पे पहले से कमांड अच्छा है, उनको जल्दी पूरा सिलेबस करना है। जिसका स्कोर इस बार 450 रहा, 500 रहा, तो वो पूरा साल वेस्ट नहीं करना चाहता, तो वो शॉर्ट में उस चैप्टर को करके और क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू अपने लेवल को बढ़ाए। क्या आप उसमें हैं तो करो। यदि इस बार नीट की फिजिक्स में आपका 100+ स्कोर है तो आप जा सकते हो वहां उस तरीके से, नहीं है तो चुपचाप पूरा फुल लेंथ बैच पढ़ो, फिर वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, अब दोबारा डिस्टर्ब मत करना इस चीज के लिए। प्लैंक्स कांस्टेंट, बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है एनर्जी का। इससे पहले काम करें, प्लैंक्स कांस्टेंट से पहले फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आया क्या? पहले एक काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी का, फिर बाद में वहां जाएंगे। फ्रीक्वेंसी का कोई बताएगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड।
क्या होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है t-1 आएगा, और जो फ्रीक्वेंसी का होता है वही एंगुलर वेलोसिटी का होता है, वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी का होता है, वही वेलोसिटी ग्रेडियंट का होता है। ये मैं निकलवा चुका हूं। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है dv बाई dx, dv बाई dx। जब भी ग्रेडियंट की बात होती है पोजीशन के साथ रेट ऑफ चेंज, तो v का dv बाई dx, v की पोजीशन के साथ रेट ऑफ चेंज, ऊपर आ जाएगा v का डायमेंशन, नीचे आ जाएगा x का डायमेंशन। v का है LT-1 और इसका है l कट गया, तो यहां पे ये डायमेंशन आ गया t-1। बेटा जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, ओमेगा होता है 2πf। तो आप यदि ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे तो फ्रीक्वेंसी के बराबर ही आएगा, क्योंकि 2π एंगल है, एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, तो फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगा। वो कितना t-1। तो ये याद रखो, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है t-1। तो फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। ठीक है, अब वापस आते हैं उसी पर। ये क्या हुआ, अब वापस आते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट पर। तो बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट का एक फॉर्मूला होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन पढ़ते हैं हम, ये याद रखना, एनर्जी ऑफ फोटोन। एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है E इज इक्वल टू एच इंटू एफ। एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू एच इंटू एफ। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एफ फ्रीक्वेंसी है। तो यदि हमें प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना होगा तो एनर्जी को डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी से, एनर्जी आएगा m1L2। एनर्जी का याद करने के लिए बोला है मैंने, एनर्जी का याद करने के लिए बोला है m1L2 t-2, इसमें t-1 से डिवाइड कर दो, बताओ क्या आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा, m1L2 t-1, m1L2 t-1। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया। ये फॉर्मूला आज नहीं तो कल याद करना है, याद करना पड़ेगा। ऐसे ही एक होता है एंगुलर मोमेंटम। बेटा ये भी बहुत काम के, दोनों बहुत काम के हैं, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम हम रोटेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, इसको एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल से, तो एल होता है mvr। एक फॉर्मूला पढ़ते हैं mvr, मास वेलोसिटी एंड डिस्टेंस रेडियस, मास वेलोसिटी एंड रेडियस। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे, मास वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। तो एंगुलर, अब देखो ये एंगुलर मोमेंटम है बेटा, ये ध्यान रखना, ये एंगुलर मोमेंटम है एल, और ये एल लेंथ है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये एंगुलर मोमेंटम है, ये लेंथ है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा ml2 t-1। ठीक है, ml2 t-1, वो ही आ रहा है ml2 t-1, देखो सेम आ रहा है। तो ये याद भी रखना है, रिमेंबर, ये क्वेश्चन कई बार बनता है। रिमेंबर प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट and angular momentum, Planck's constant and angular momentum have same dimensional formula। सेम डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना, mv की जगह मोमेंटम लिख सकते हैं, हाँ वही बात है, मोमेंटम इनटू डिस्टेंस यही होती है। एंगुलर मोमेंटम को मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं,
इसको मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। जैसे टॉर्क को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, ऐसे इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम नाम है इसका। इसका एक फॉर्मूला है, आपको याद है बोर मॉडल? बोर मॉडल याद है? बोर मॉडल का सेकंड पोस्टुलेट क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, याद है? थोड़ा बहुत कभी याद पढ़ाओ, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कभी पढ़ाओ। बोर मॉडल में क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं। हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो NH/2 होता है। H/2 का इंटीग्रल मल्टीपल, H/2 का इंटीग्रल मल्टीपल। तो ये देखो स्पष्ट, n एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। पाई एक एंगल है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो L और H दोनों का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। देखो ये फॉर्मूले से भी पता चलता है। सर E इज इक्वल टू HF बता दो प्लीज। बेटा ये फॉर्मूला होता है फोटोन की एनर्जी का। एक फोटोन की एनर्जी को निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं E इज इक्वल टू H इंटू एफ। फ्रीक्वेंसी को कई बार म्यू से भी लिख देते हैं, H म्यू। जरूर ये फॉर्मूला आपने फोटोन के लिए पढ़ा होगा क्लास 12th वाले चैप्टर्स में। नहीं पढ़ा है परेशान मत हो, अब पढ़ लिया। आगे से याद रखना कि मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है H इंटू एफ। जब हम आगे चैप्टर में पढ़ते हैं, कोई देखो कोई नई चीज नहीं है, जब हम वहां चैप्टर में जाके पढ़ेंगे तो भी मैं यही लाइन लिखूंगा कि एक फोटोन जो होता है उसके मोमेंट, उसकी जो एनर्जी होती है वो H इंटू एफ होती है। एक फोटोन की एनर्जी H इंटू एफ होती है। hc/λ याद है ना? हाँ, hc/λ भी होती है, वो वेवलेंथ के टर्म्स में है, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हम पढ़ते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत काम आता है। ठीक है सर, ये मूवमेंट का क्या मतलब होता है? बेटा पोजीशन के साथ यदि उस क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उस टर्म को मूवमेंट बोल जाता है। जैसे मूवमेंट ऑफ फोर्स, तो ये कहलाता है टॉर्क। मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, ये कहलाता है एंगुलर मोमेंटम। लिखने का तरीका है, नाम है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये नाम सुना होगा पक्का। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में हम एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं, याद है? आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन ये होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहां पी जो है प्रेशर है, प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1L-1T-2। प्रेशर का m1L-1T-2 फोर्स अपॉन एरिया से निकालते हैं। V है वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L3। N है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ही। T है टेम्परेचर, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है ही। तो यदि आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन चाहिए तो वो होगा P इंटू वी का डायमेंशन अपॉन R इंटू टी का डायमेंशन। P इंटू वी क्या आएगा? P आएगा m1L-1T-2 और वॉल्यूम आएगा L3। डिवाइड कर दो R R R, सॉरी R तो निकालना है, NT लिखो, NT NT। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है ना, तो आर उधर रखो, एनटी इधर भेज दो। एन हो गया मोल और टी हो गया केल्विन। तो ये क्या आ गया? m1L2T-2 मोल -1 केल्विन -1। ये आ गया, ये आ गया। देखो देखो देखो, ये आ गया।
पीवी अपॉन एनटी, पीवी अपॉन एनटी। बोलो बोलो बोलो, इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? एक चीज और नोट करने की है, यदि आपको दिख रहा हो तो नोट, P into V have dimension of energy। देखो आप, P into V का प्रोडक्ट, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डायमेंशन क्या आएगा, M1L2 हो जाएगा T-2, M1L2 T-2। ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं, ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं। P का डायमेंशन इंटू V का डायमेंशन, ये आएगा M1L2 T-2। इसको एक फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हो। थर्मोडायनामिक्स में किसी को याद हो तो वर्क डन, थर्मोडायनामिक्स में वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन P dV, प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट से आइसोबारिक प्रोसेस P डेल्टा V वर्क डन होता है। वर्क प्रेशर इंटू वॉल्यूम के प्रोडक्ट से निकाला है, मतलब P और V का जो डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन है वो एनर्जी के बराबर आएगा। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है कि पीवी का डायमेंशन मतलब एनर्जी का। क्वेश्चंस की जो सोल्व करने की स्पीड है वो बढ़ा देता है। आप छोटी छोटी चीजें ध्यान रखते हो ना, ये ऐसा नहीं है कि ध्यान रखने के लिए कुछ अलग है, ये अपने आप ही हैबिट बन जाती है, लेकिन ऑब्जर्व करना पड़ता है चीजों को। हमने ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ यार P इंटू वी तो सच में यार फॉर्मूला भी होता है, और देखो इससे भी आ रहा है, तो आगे से ध्यान रखोगे तो स्पीड बढ़ेगी कैलकुलेशन की। कुछ बच्चे एक क्वेश्चन को 2 मिनट में सोल्व करते, तो वही कुछ बच्चे एक क्वेश्चन को 20 सेकंड में सोल्व करते हैं। क्या डिफरेंस है? वो छोटी छोटी चीजों को रिलेट करते हैं, ध्यान रखते हैं, वो ही रखना है अपने को। नेक्स्ट है वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड। बेटा ये लेंथ होती है, वेवलेंथ हो या एम्पलीट्यूड हो, सबका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है लैम्डा का और एम्पलीट्यूड ए का, ये लेंथ के बराबर होता है, m0 L1 T0 लेंथ होता है। वेवलेंथ भी एक लेंथ है, एम्पलीट्यूड भी एक लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशन L होता है। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? L होता है। ठीक है, जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं तो ब्रैकेट क्यों लगाते हैं? बेटा मैंने क्या कहा था, डायमेंशनल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इस बड़े ब्रैकेट के अंदर डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा इसके अंदर लिखा जाता है, ठीक है, इसलिए लगाते हैं। ये लिखने का तरीका है इसका। कुछ देखो और टर्म्स हैं जो हम पढ़ते हैं क्लास 11th में, जैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम फ्लूइड वाले चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जब विस्कस फ्लूइड में मूव करता है तो उस पर लगने वाला फोर्स स्टोक्स लॉ होता है। ये स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ ये कहता है कि विस्कस फोर्स जो होता है ना, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। एक ऑब्जेक्ट, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे लगने वाला विस्कस फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर वी। यहां जो ईटा है दैट इज विस्कोसिटी कोफिशिएंट, ईटा इज कॉल्ड विस्कोसिटी कोफिशिएंट। आर यहां रेडियस होती है, आर यहां रेडियस है, वी यहां स्पीड है उस ऑब्जेक्ट की, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला हम वहां पढ़ते हैं भाई, 6 पाई ईटा आर वी। वहां भी सीधा ऐसे याद ही करते हैं, ठीक है ना, वहां भी हम इसका कोई डेरिवेशन नहीं करते। दिस इज स्टोक्स लॉ। हम पढ़ते हैं कि स्टोक्स लॉ कहता है कि एक ऑब्जेक्ट पर, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर लगने वाला विस्कस फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर वी। आज याद कर लोगे तो कल तक भी काम आएगा और बाद में भी काम आएगा, ठीक है। बोलो बोलो बोलो, क्लियर? तो यहां से बताओ तुम ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो या नहीं? है भाई, क्या आ जाएगा, फोर्स को डिवाइड करोगे 6 पाई, 6 पाई का कोई डायमेंशन नहीं है, 6 पाई का कोई डायमेंशन नहीं है, 6 कांस्टेंट है, पाई एंगल है, एंगल डायमेंशन लेस होता है। ईटा का निकालना है, इसको आर और वी से डिवाइड कर दो। क्या तुम चाहते हो कि मैं सोल्व करके निकालू इसको,
या खुद कर सकते हो। फोर्स का पता है, आर का पता है, वी का पता है, क्या ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा मेरे भाई? क्या ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा? बोलो 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 बोलो। कुछ भी नहीं है, देखो आराम से बस वैल्यू पुट करनी है इनमें। ऐसे ही एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आपको जस्ट फॉर्मूले याद रखने हैं और विश्वास करो बेटा ये आज नहीं तो चैप्टर में याद करोगे करोगे, ठीक है ना। हो सकता है आज बहुत सारे फॉर्मूले लग रहे हैं एकदम से याद ना हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको रिवाइज करते रहना कि हाँ इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये। यहां वी क्या है? स्पीड। अब बस मुझे तुमसे यही तो वो है ना, लिखने के बावजूद भी तुम नालायकों की तरह करते हो ना, तो मुझे सच में लगता है कि क्या कर रहे हैं नालायक। अब बहुत से लोग तो इसको सोल्व भी नहीं कर पाएंगे, अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। जो इसको सोल्व करके डायमेंशन नहीं निकाल सकता उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटा प्लीज माफ करना, ये आपको ही करना पड़ेगा, मैं कब तक ये सिखाता रहूंगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बेटा इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हीट गिवन का, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। एम एस डेल्टा टी लिखते हैं, स्पेसिफिक को एस से लिखते हैं, एम एस डेल्टा टी, ये एक फॉर्मूला होता है। एक एम मास के ऑब्जेक्ट जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस है, एस यहां स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, एक एम मास के ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आप डेल्टा टी से बढ़ा रहे हो तो ये हीट गिवन होता है, हीट गिवन, हीट गिवन। एम यहां मास है, मास, और डेल्टा टी यहां टेम्परेचर चेंज है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। क्या आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन निकाल पाओगे? यह आएगा हीट का अपोन मास का और डेल्टा टी का। बेटा हीट इज एनर्जी, हीट क्या होती है? एनर्जी, एनर्जी होता है m1L2T-2, मास का m, डेल्टा टी का केल्विन। सोल्व करके निकाल लो, सोल्व करके निकाल लो। देखो देखो देखो, तो ये फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, कि कोई भी, जैसे पानी है, m ग्राम पानी का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाना है, कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो हीट का फॉर्मूला होता है ms डेल्टा टी। ऐसे ही एक लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट हिंदी में बोलते हैं गुप्त उष्मा। एक्चुअल में लेटेंट हीट क्या कहती है कि जब एक ऑब्जेक्ट, एक कोई भी सब्सटेंस का फेज चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड आता है या लिक्विड से गैस होता है, तो फेज चेंज के दौरान जब हम उसको हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही होती है। तो एक स्टेट चेंज करने में कितना हीट देना पड़ता है पर यूनिट मास, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। इसको एल से लिखते हैं, एल। फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एम इंटू लेटेंट हीट, एम इंटू एल होता है। तो यहां से लेटेंट हीट का डायमेंशन निकालोगे तो यह आएगा Q का डायमेंशन अपॉन मास का डायमेंशन, Q का डायमेंशन अपॉन मास का डायमेंशन। तो एनर्जी को मास से डिवाइड कर दो, एनर्जी है m1L2T-2, मास से डिवाइड कर दो तो यह आ जाएगा m0L2T-2। दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत? इनकी प्रैक्टिस करोगे, बार 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 फॉर्मूला याद करके निकालने की कोशिश करोगे, याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन इतना तो तुम समझ गए हो कि किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूले से, कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो आपको क्या याद करना पड़ेगा? फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, कोई उसको रिलेट करने वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जिससे आप वो निकाल सको, ठीक है, जिससे आप वो निकाल सको। क्लियर है? क्लियर है? स्टीफन्स कांस्टेंट, हो सकता है ये नाम याद ना आ रहा हो क्योंकि ये बहुत कम काम आने वाला सा चीज है, नहीं याद आ रहा होगा। स्टीफन्स कांस्टेंट मैं याद दिला देता हूं बेटा, एक रेडिएटेड पावर है, ये हम पढ़ते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में फॉर्मूला पढ़ते हैं, रेडिएटेड पावर, रेडिएटेड पावर, रेडिएटेड, तो ये होता है P इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी की पावर 4।
ये होता है पावर रेडिएटेड होता है सिग्मा ई ए टी की पावर 4। यहां सिग्मा जो है स्टीफन्स कांस्टेंट है। सिग्मा सिग्मा क्या है? स्टीफन्स कांस्टेंट है। यहां पी पावर हो गई। पी क्या है? पावर। पावर हो गई। यहां ई जो है एमिसिविटी, इसको बोलते हैं एमिसिविटी। बेटा ये डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस क्या होता है? ये डायमेंशन लेस एक कांस्टेंट होता है, बस सिर्फ डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है। ए यहां एरिया है, एरिया का डायमेंशन हम जानते हैं। टी यहां टेम्परेचर है, इसका डायमेंशन हम जानते हैं। हमें सिग्मा का निकालना है, तो तुम ही बताओ सिग्मा का डायमेंशन किसके बराबर आ जाएगा? पावर डिवाइड बाई ई का तो डायमेंशन लेस है, एरिया इंटू टी की पावर 4। ई का डायमेंशन तो 1 हो जाएगा, मतलब m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। मैंने क्या कहा था? किसी भी क्वांटिटी जो डायमेंशन लेस है उसकी डायमेंशन को 1 रख दिया करो, सिंपल 1, मतलब उसका डायमेंशन काम नहीं आएगा। तो ये पावर रेडिएट, एनर्जी रेडिएटेड नहीं होता, पावर रेडिएटेड होता है। एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड होता है, ये एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, ठीक है? एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पावर होता है, पावर निकाल लेंगे। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। बेटा थर्मल कंडक्टिविटी भी वहां पे ही उसी चैप्टर में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ते हैं। एक फॉर्मूला होता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर dq बाई dt, dq बाई dt होता है के ए डेल्टा टी अपॉन एल, ये होता है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला होता है किसी एक रोड के थ्रू, कंडक्टिंग रोड के थ्रू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है के ए डेल्टा टी बाई एल। यहां के जो है थर्मल कंडक्टिविटी। तो यदि तुम्हें थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन निकालना हो तो ये हो जाएगा dq बाई dt, ये तो हो गया पावर इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू डेल्टा टी। तो पावर का तो क्या हो गया? एनर्जी अपॉन टाइम, m1l2t माइनस 3, ये तो पावर का हो गया। लेंथ का l हो गया, एरिया l स्क्वायर हो गया, डेल्टा टी केल्विन हो गया, l स्क्वायर कट गया, आंसर आएगा m1l1। देखो ये कट गया लेकिन ये बच गया, t माइनस 3 k माइनस 1। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। P मतलब पावर। हाँ, पावर का डायमेंशन एनर्जी अपॉन टाइम, ये रहा पावर का डायमेंशन। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज ऑल्सो पावर। हाँ, टेम्परेचर की पावर 4 होगा। हाँ, तो टेम्परेचर की पावर 4 ही लिखा है, टेम्परेचर की पावर 4 ही लिखा है। इसका T का पावर, अब T की पावर 4 है, ये रखो डायमेंशन आगे यार। पावर का हो गया m1l2t माइनस 3, एरिया का हो गया L2, ये T टाइम नहीं हो गया, T का टेम्परेचर का डायमेंशन केल्विन की पावर 4। भाई ये T की पावर 4 टाइम नहीं हो गया, मैंने वैल्यू पुट करूंगा डायमेंशन की, देखो P का भी पुट करूंगा, A का भी पुट करूंगा, T का भी पुट करूंगा। T टेम्परेचर है, T टेम्परेचर है। देखो ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां T को T रहने देंगे, भाई T टेम्परेचर है। बोलो बोलो बोलो, T टेम्परेचर है। ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये फॉर्मूला या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद होना ही चाहिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेटा, दो पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फॉर्मूला होता है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां m1 m2 मास है, r डिस्टेंस है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं।
तो जी का डायमेंशन यदि हमें चाहिए तो फोर्स को मल्टीप्लाई करो आर स्क्वायर से और मास m1 इंटू m2 से डिवाइड कर दो। तो देखो फोर्स का डायमेंशन होगा m1 L1 T माइनस 2, लेंथ का स्क्वायर, नीचे बेटा मास, छोटा मास बड़ा मास, एक मास दो मास, मास मास है, मास दोनों का ही डायमेंशन m होगा, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर। सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा बेटा m की पावर -1, L की पावर 3 और T की पावर -2। देख लो देख लो देख लो, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। बोलो भाई, सेट है बात? सेट है बात सभी को? क्वेश्चन में करते हैं कि 0.5 सेंटीमीटर स्ट्रेन है तो वो सेंटीमीटर यूनिट क्यों होता है? बेटा गलत है, स्ट्रेन नहीं बोलता, स्ट्रेन कभी भी 0.5 सेंटीमीटर नहीं बोलता। वो स्ट्रेन बोलेगा तो वो बोलेगा 0.5 या बोलेगा 0.5%। परसेंट जरूर दे सकता है, सेंटीमीटर नहीं देता स्ट्रेन के आगे। वो इलोंगेशन देता होगा कि इतना इलोंगेशन आया। स्ट्रेन 0.5 देगा या तो, या 0.5%। परसेंट दे तो 100 से डिवाइड कर देना, परसेंट दे तो 100 से डिवाइड कर देना, वैल्यू आ जाएगी उसकी स्ट्रेन की। ठीक है, चल ये थे क्लास 11th वाले डायमेंशन। ऐसे क्लास 12th में भी हम बहुत सारे टर्म्स पढ़ते हैं क्लास 12th में, तो वो डायमेंशन देखो। जैसे चार्ज, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डायमेंशंस याद करने ना उसमें से एक डायमेंशन ये भी है, चार्ज। चार्ज चार्ज का डायमेंशन रटा हुआ होना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है बेटा करंट का, चार्ज को हम क्यू से लिख रहे हैं। करंट का एक फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ते हैं, करंट करंट आई इज इक्वल टू होता है चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन, टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन। पढ़ा है फॉर्मूला, टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन। तो यहां से Q इज इक्वल टू आ जाएगा I इंटू टी। तो यहां से Q का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा I, करंट का तो हो गया एम्पियर, T का हो गया T, A इंटू टी। इसको आप प्रॉपर लिखोगे तो लिखोगे M0 L0 T1 A1, M0 L0 T1 A1। तो इसको सीधा याद रखते हैं शॉर्ट में A इंटू टी। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए A इंटू टी। ठीक है, रटा हुआ होना चाहिए, रट्टा मारना है इसको, रट्टा मारना है, छोटा सा है, याद भी हो जाएगा। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, सुना है टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? याद है एक चार्ज क्यों है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, फोर्स कितना लगता है, बेसिक सी बात है, कोई खतरनाक चीज नहीं है। एक क्यों चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, कितना फोर्स लगता है, बताओ? क्यों चार्ज को ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, कितना फोर्स लगता है? मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। इससे आसान फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। ड्रॉपर बच्चे हो, मेरे को बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि तुम्हें यह फॉर्मूला नहीं पता, क्योंकि 10वीं क्लास वालों को भी ये पता होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहां से E का डायमेंशन निकालोगे तो वो आएगा फोर्स का डायमेंशन अपॉन चार्ज का डायमेंशन। क्या आपको फोर्स का डायमेंशन आता है? क्या आपको फोर्स का डायमेंशन आता है? यस सर। क्या आपको चार्ज का डायमेंशन आता है? यस सर। तो यस सर, यस सर, तो यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे एक फॉर्मूला होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बेटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को बोलते हैं अपसाइलन आर, सॉरी अपसाइलन नोट। अपसाइलन आर तो रिलेटिव होता है, अपसाइलन नोट, अपसाइलन नोट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज एप्सिलॉन नोट। ठीक है, आपने कूलम्स लॉ पढ़ा होगा, कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे क्लास 12 में।
कूलम्स लॉ जो होता है ना, फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आपको फोर्स का डायमेंशन पता है, चार्ज का पता है, डिस्टेंस का पता है, एप्सिलॉन नॉट का चाहिए। 4 पाई डायमेंशन लेस है, 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं है, ये तो कोई डायमेंशन नहीं रखता है, डायमेंशन लेस है, ये तो डायमेंशन लेस है, हाँ या ना बेटा? ये आगे कांस्टेंट लिखा हो और ये पाई वाई ये डायमेंशन लेस है, तो कुल मिला के आप सीधा बोलोगे एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, फोर्स को इधर लाओ, ये आ जाएगा चार्ज का Q1 Q2 अपॉन फोर्स का इंटू आर स्क्वायर का। चार्ज का आ जाएगा A इंटू टी, और दो बार चार्ज है तो दो बार तो स्क्वायर लग जाएगा। नीचे फोर्स का आ जाएगा M1L1 T माइनस 2, ये फोर्स का आ गया, और लेंथ का लेंथ है L स्क्वायर हो गया। ओवरऑल आंसर क्या आ गया? M ऊपर आएगा M माइनस 1, L1 L2 तो L3 हो गया, देखो L3 हो गया, ऊपर आएगा L माइनस 3, T माइनस 2 ऊपर आएगा T प्लस 2, और T प्लस 2 पहले से है T प्लस 4 A2। दिस विल बी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। देखो 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 भाई, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो भाई? क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज ईएमएफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज ईएमएफ। बेटा देखो, पोटेंशियल भी बोल देते हैं, वोल्टेज भी बोल देते हैं, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये सब सेम डायमेंशन रखते हैं, सेम डायमेंशन रखते हैं। और पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए देखो, नॉर्मली पोटेंशियल से हमें याद आता है V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन बेटा वहां दिक्कत है कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन हमें नहीं पता, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आता है? फिर हमारे दिमाग में आता है V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। अब दिक्कत यहां है, क्यू पता है, आर पता है, के का डायमेंशन के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो पहले तुम एप्सिलॉन नॉट निकालो, फिर वहां से ये निकालो, हालत खराब हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला भी अच्छा नहीं है पोटेंशियल का डायमेंशन निकालने के लिए। तो बेस्ट फॉर्मूला बताता हूं जो सीधा डायमेंशन निकालता है पोटेंशियल का, वो होता है एक चार्ज क्यू जब v वोल्ट से एक्सेलरेट करता है तो एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल जो होती है ना, एनर्जी ऑफ चार्ज, एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज, जब एक चार्ज क्यू को v वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं तो एनर्जी जो होती है वो q इंटू वी के बराबर होती है, q इंटू वी के बराबर होती है, जहां v यहां पोटेंशियल है, v यहां पोटेंशियल है। ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी से आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं तो E इंटू 1 एनर्जी आती है, Q इंटू वी। क्यू चार्ज V वोल्ट से एक्सेलरेट करेगा तो एनर्जी आएगी QV। तो यहां से आप V का डायमेंशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ये आएगा एनर्जी का डायमेंशन अपॉन चार्ज का डायमेंशन। लो, एनर्जी का याद ही है M1L2T माइनस 2, चार्ज का हो गया AT। देखो बहुत से बच्चों को लग रहा होगा सर ये इतना सारा क्यों करवा रहे हो? बेटा मैं जस्ट आपकी, मेरी प्रैक्टिस के लिए नहीं कर रहा हूं, पहले बोल दूं, मैं जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए पूरा करवा रहा हूं, एक एक चीज निकलवा रहा हूं। मैं चाहता तो मैं सारा बोल देता कि ये देखो ये निकाले हुए हैं, पढ़ लो, लेकिन मैंने एक एक चीज आपसे निकलवाई है। यहाँ पे प्रैक्टिस इसी से होगी बेटा। बहुत से बच्चों को लगता है ये तो मुझे आता है, ये मैं कर लूंगा, नहीं, निकालो, मेरे साथ साथ निकालो, मैं कर रहा हूं, मेरे से पहले आंसर निकालो, खुद सोचो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसी से रिवीजन होता है। इसी, बहुत से बच्चों को जिसका पढ़ा हुआ है, जिसको आता है वो ऐसे करो, जिसको नहीं पता है तो वो सीखो, जिसने फॉर्मूले नहीं याद किए तो याद करो। कल कर लूंगा, नहीं आज करो, चैप्टर पढ़ूंगा तब करूंगा, नहीं आज करो, आज करोगे कल भी काम आएंगे। तो ये चीजें आप ध्यान रखने वाली चीजें हैं, ठीक है।
बेटा स्टीफन्स कांस्टेंट बताया ना, हमारा फॉर्मूला होता है स्टीफन्स लॉ की पावर रेडिएटेड सिग्मा ई ए टी की पावर 4 है, बस वहां से सिग्मा का डायमेंशन निकालना है। ए टी में टी टेम्परेचर है, नहीं टी टाइम है, टी टाइम है, ये टी डायमेंशन है, टेम्परेचर कहां है, टी टाइम है यहां। अरे करंट चार्ज टाइम आएगा ना, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें, अब हमारे दिमाग में एकदम से आता है V इज इक्वल टू आई आर, हमारे दिमाग में आता है V इज इक्वल टू आई आर, मुझे रेजिस्टेंस का चाहिए, पोटेंशियल का ये है, करंट से डिवाइड कर दो। लेकिन पता है दिक्कत क्या है, यदि आप V इज इक्वल टू आई आर लगाओगे, पोटेंशियल का रट के तो रखोगे नहीं, तो पहले तुम पोटेंशियल निकालोगे, पोटेंशियल निकालने के बाद तुम उसका रेजिस्टेंस का निकालोगे, तो एक स्टेप बढ़ गया, एक्स्ट्रा बर्डन हो गया, टाइम लग जाएगा। तो अब आसान क्या है, आसान तरीका है, ये फॉर्मूला यूज ही मत करो, आप ऐसा फॉर्मूला यूज करो जिसमें बाकी सबका डायमेंशन आपको याद हो, सिर्फ रेजिस्टेंस का ना याद हो। तो ऐसा आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एक रजिस्टर में हीट लॉस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई स्क्वायर आर पावर लॉस होता है, तो आई स्क्वायर आर टी जो है टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो हीट लॉस आएगा। तो रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन आएगा वो बराबर होगा हीट का डायमेंशन अपॉन स्क्वायर ऑफ द करंट इनटू टाइम। हीट तो क्या हो गया, एनर्जी, एनर्जी हो गया m1L2T माइनस 2, करंट क्या है A2, T क्या है टाइम, टाइम। ठीक है, यहां से सोल्व करके आप रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकाल सकते हैं। ऐसे ही बेटा कैपेसिटेंस, बेटा जैसे रेजिस्टेंस का निकाला, ऐसे कैपेसिटेंस का निकालने के लिए भी एनर्जी यूज करते हैं, चाहे रेजिस्टेंस का निकालना हो चाहे कैपेसिटेंस के लिए अभी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर यूज करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एक कैपेसिटर जो है एनर्जी स्टोर करने के काम आता है, और एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है यू स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड को यू से लिखते हैं, यू स्टोर्ड, या सीधा लिख दू एनर्जी, एनर्जी इसका फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर बाई 2C। देखो एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर भी होता है, लेकिन ये यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल का रटा हुआ नहीं है। तो क्या करो, हाफ सी वी स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर बाई 2C यूज करो। तो देखो कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकालना है ना, तो ये आ जाएगा कैपेसिटेंस इधर, एनर्जी इधर, तो क्यू स्क्वायर का डायमेंशन अपॉन एनर्जी का डायमेंशन। अब बहुत से लोगों को लगेगा सर आपने 2 कैसे गायब कर दिया, देखो डाउट होता है बच्चों के, छोटे छोटे डाउट होते हैं कि सर ये 2 कहां गया, सर इस फॉर्मूले में आप कैपेसिटेंस को धर लाओगे तो ट्वाइस ऑफ एनर्जी आएगा ना सर, सर यहां 2 होगा ना, बिल्कुल होगा, लेकिन क्या मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं या मैं डायमेंशन लिख रहा हूं, मैं डायमेंशन लिख रहा हूं। देखो वहां ब्रैकेट नहीं थे, मैंने यहां ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट लगाए मतलब डायमेंशन लिख रहा हूं, और 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है तो 1 लिख देंगे डायमेंशन उसका, उसका डायमेंशन क्या होगा m0 L0 T0, तो उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप दोनों तरफ के डायमेंशन बैलेंस करते हो तो कांस्टेंट वाली टर्म जिनका कोई डायमेंशन नहीं है उनको हटा सकते हो। चार्ज का आएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर, चार्ज का स्क्वायर हो गया, एनर्जी का आएगा m1L2T माइनस 2, यहां से सोल्व करके कैपेसिटेंस आ जाएगा, यहां से सोल्व करके कैपेसिटेंस आ जाएगा। सेट है भाई, सेट है। ऐसे ही एक है इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, तीनों के लिए एनर्जी यूज कर रहे हैं। देखो याद करने का तरीका है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, तीनों के लिए एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इंडक्टर में एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड होती है हाफ एल आई स्क्वायर, क्या होती है हाफ एल आई स्क्वायर, एल क्या है इंडक्टेंस, आई क्या है करंट, करंट है, तो आपको एल का चाहिए, एनर्जी को डिवाइड कर दो, एनर्जी को डिवाइड कर दो आई स्क्वायर से, दैट्स ऑल।
इंडक्टेंस का चाहिए ना, तो एनर्जी को आई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे निकाला था? F इज इक्वल टू क्यू ई, फोर्स के फॉर्मूले से। इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाला था फोर्स के फॉर्मूले से। मैग्नेटिक फील्ड बी का इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलो, मैग्नेटिक फील्ड बोलो, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बोलो। बेटा मैग्नेटिक फील्ड बी जो है इसका डायमेंशन होगा, फॉर्मूले से निकालेंगे, F इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स होता है Q इंटू वी इंटू बी। ये आगे याद करते हैं, हम पढ़ते हैं। ये एक चार्ज पार्टिकल Q जब v स्पीड से मूव कर रहा है तो फोर्स होता है QVB, QVB। तो यहां से आप डायमेंशन निकाल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड होगा फोर्स को डिवाइड करोगे, फोर्स को डिवाइड करोगे Q इंटू वी से। v यहां वेलोसिटी है, तो ये आ गया m1L1t माइनस 2, चार्ज हो गया a इंटू टी, वेलोसिटी हो गया LT माइनस 1, वेलोसिटी हो गया LT माइनस 1। सोल्व करके निकाल लोगे b का डायमेंशन। बोलो 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 बोलो। कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस इनवर्स है तो उसके साइन बस इनवर्स कर दे। नहीं, इनवर्स नहीं है बेटा, इनवर्स नहीं है। ये एनर्जी अपॉन करंट का स्क्वायर है। यहां कहा एनर्जी अपॉन करंट का स्क्वायर है? चार्ज का स्क्वायर, करंट का स्क्वायर, चार्ज का स्क्वायर, फर्क है। चार्ज का स्क्वायर अपॉन एनर्जी है, वहां करंट का स्क्वायर है नीचे। ठीक है, एक होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जैसे परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन नोट, परमिएबिलिटी होता है म्यू नोट। ये वाला थोड़ा सा तगड़ा फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। लेकिन हम पढ़ते हैं ये भी, दो पैरेलल वायर के बीच में फोर्स पढ़ते हैं। एक फॉर्मूला होता है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर, पैरेलल करंट कैरिंग वायर। तो ये होता है F इज इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 D, सॉरी म्यू नोट I1 I2 L अपॉन 2 पाई D। ये फॉर्मूला होता है म्यू नोट I1 I2 L अपॉन 2 पाई D। L लेंथ का एक वायर है जिसपे फोर्स निकालना है। दो पैरेलल वायर थे जिसपे एक के कारण दूसरे पे फोर्स निकालना था, दोनों के बीच की सेपरेशन D है। तो यहां म्यू नोट का डायमेंशन निकालना है। तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो म्यू नोट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, 2 पाई का तो कुछ होता नहीं है, यह आ जाएगा फोर्स का इंटू डी का अपॉन करंट का स्क्वायर हो गया। करंट इंटू करंट, करंट का स्क्वायर इंटू लेंथ। बेटा डी भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, कट गया। डी और एल दोनों लेंथ है, डी एंड एल दोनों क्या है? लेंथ है। लेंथ से लेंथ का डायमेंशन कट गया, बचा फोर्स का। फोर्स का क्या होता है? m1L1t माइनस 2, और इसका करंट का स्क्वायर ए स्क्वायर। सोल्व करोगे ये आ जाएगा m1L1t माइनस 2 a माइनस 2, ये आ जाएगा। 2 पाई डी और 4 पाई डी छोड़ो ना, तुम्हें उससे क्या मतलब है? वैसे 2 पाई डी होता है, फॉर्मूला 2 पाई डी होता है, लेकिन यहां उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, यहां म्यू नोट का डायमेंशन हो गया। बोलो भाई, क्या ये बात क्लियर हुई? तो ये म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्या होते हैं बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, बस इनका नाम याद रखना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, यदि रिलेटिव परमिटिविटी या रिलेटिव परमिएबिलिटी बोले, रिलेटिव वर्ड यूज हो, तो याद रखना वो डायमेंशन लेस होते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी भी डायमेंशन लेस होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी भी डायमेंशन लेस होता है। एल, एल बेटा जिस वायर पे फोर्स निकाल रहे हो उसकी लेंथ है।
डी, दो वायर जो रखे हैं उनके बीच की सेपरेशन है, डी ये सेपरेशन है, एल इसकी लेंथ। ठीक है, अब देखो बहुत सारे डायमेंशन निकाल लिए, अब ठीक है, इसके अलावा कोई बच गया तो वो हम जब पढ़ेंगे चैप्टर तब वहां पे देख लेंगे उसके डायमेंशन, फॉर्मूला याद हो जाएगा तो डायमेंशन कोई बड़ी बात नहीं है। हमने कोशिश की है मोस्टली सारी डायमेंशन निकाल ली। अब इधर आओ बेटा, इंपोर्टेंट रिलेशन दोज मस्ट बी रिमेंबर्ड। देखो कुछ रिलेशन ऐसे हैं जो सीधे सीधे याद होंगे तो क्वेश्चन सोल्व करने में बड़ी हेल्प हो जाएगी। वो रिलेशंस हमें याद करने हैं, आज अभी याद करेंगे, ऐसा नहीं कि जब चैप्टर पढ़ेंगे तब याद करेंगे, नहीं अभी याद करेंगे। तो क्या क्या रिलेशन है ध्यान से देखो। एक स्पीड ऑफ लाइट, बेटा स्पीड ऑफ लाइट के कुछ फॉर्मूले होते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के कुछ फॉर्मूले होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे एक फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट, इसको सी से लिखते हैं, सी से स्पीड ऑफ लाइट। तो सी का डायमेंशन, सी का फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू ई अपॉन बी, सी इज इक्वल टू ई अपॉन बी, ये एक फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड जो होती है, मतलब लाइट की स्पीड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो से निकाली जाती है। ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये यूज कैसे आता है मैं वो बताता हूं। मान लो आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि ई का डायमेंशन, ना बी का पूछा, आपसे पूछा फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई अपॉन बी, आपसे पूछा फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई अपॉन बी। तो अब एक तरीका तो है कि पहले आप ई निकालो एफ इज इक्वल टू क्यू ई से, फिर बी निकालो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी से, फिर जो ई और बी आए उसको डिवाइड करो। तो यहां चांसेस होंगे कि कहीं ना कहीं गड़बड़ भी कर दो, कि टाइम तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन यदि आपको सीधा पता हो कि ई बाई बी तो स्पीड होती है, तो ई और बी की डायमेंशन का जब रेशियो लोगे तो स्पीड की डायमेंशन आएगी एल टी माइनस वन। ऐसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का फॉर्मूला होता है 1/√ओवर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। ये याद रखो, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है 1/√ओवर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। म्यू नोट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नोट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी हमने देखा। तो म्यू नोट का निकालना अपने आप में बड़ा काम है, एप्सिलॉन नोट का निकालना अपने आप में बड़ा काम है, लेकिन साथ में निकालना बहुत आसान है। सीधा सीधा पता हो 1/√ओवर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट स्पीड के बराबर आता है, तो आप यहां से दोनों के रिलेशन सीधा सीधा निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही टाइम कांस्टेंट। बेटा हम आगे जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो तीन तरीके के सर्किट पढ़ते हैं। एक होता है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का सर्किट, आरसी सर्किट। एक इंडक्टर का रजिस्टर के साथ, एलआर सर्किट। एक एल और सी का इंडक्टर और कैपेसिटर का पढ़ते हैं, एलसी ओसिलेशन बोलते हैं। तो वहां से कुछ फॉर्मूले आते हैं, वो आपको डायरेक्ट याद रखते हैं। क्या आपको पता होना चाहिए कि टी का डायमेंशन, टाइम जो है, टाइम कांस्टेंट मतलब टाइम की बात हो रही है, टी जो है ये बराबर होता है आर इंटू सी। मतलब रजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करोगे तो टी के बराबर आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, टी का डायमेंशन बराबर होता है आर सी का, बराबर होता है एल बाई आर का, एल बाई आर का बराबर होता है डायमेंशन ऑफ रूट एल सी, रूट एल सी। एक्चुअल फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का 2π√LC। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आती है 1/√LC, उससे टाइम पीरियड निकालते हैं तो आता है 2π√LC। तो आपको वो नहीं, आपको इतना ध्यान रखना है आर सी का प्रोडक्ट टाइम के बराबर होता है, एल बाई आर का प्रोडक्ट टाइम के बराबर होता है, रूट एल सी का प्रोडक्ट, रूट एल सी मतलब रूट के अंदर एल इंटू सी टाइम के बराबर होता है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? छोटा टाइम है, हमें डायमेंशनली बात करनी है, टाइम है। अब टाइम कांस्टेंट क्या हो छोड़ो, तुम ये याद रखो कि रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट का डायमेंशन जो आएगा टाइम के बराबर आएगा। टी टाइम है, यहां पे टी क्या है? टाइम। आर रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है,
एल इंडक्टेंस है एंड सी कैपेसिटेंस है। ठीक है, ये टाइम का डायमेंशन याद रखना। ऐसे ही एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, बेटा एनर्जी डेंसिटी क्या होती है मैंने बताया था, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है एनर्जी डेंसिटी। अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस की एनर्जी डेंसिटी अलग अलग होती है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालोगे तो एनर्जी डेंसिटी आएगा। तो एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशन जो है बराबर होता है। कुछ फॉर्मूले हैं एनर्जी डेंसिटी के जो ध्यान रखने चाहिए। जैसे एक फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जेई मेन में एक बार एआई ट्रिपली होता था पहले, वहां एक बार क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ना उसने एप्सिलॉन नॉट पूछा ना उसने ई पूछा, सीधा पूछा फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यदि वो हाफ नहीं भी देता, वो बोलता एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो भी बात वही थी, उसका डायमेंशन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अदरवाइज उसको पहले एप्सिलॉन नॉट निकालना पड़ता, ई निकालना पड़ता, ई का स्क्वायर करना पड़ता, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब आंसर आता। यहां क्या है, सीधा एनर्जी का याद है, वॉल्यूम का याद है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तुरंत आंसर आ गया। तो ये रिलेशन ऐसे काम आते हैं। ऐसे ही एक एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में होती है बी स्क्वायर बाई टू म्यू नोट। सीधा याद रखो, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम के बराबर डायमेंशन होगी किसकी, बी स्क्वायर बाई टू म्यू नोट। ठीक है, बी स्क्वायर बाई टू म्यू नोट। ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। आप एक चीज यहां से एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हो, हाफ का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, स्ट्रेन का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, स्ट्रेस का होता है प्रेशर के बराबर। मतलब हमारा जो एनर्जी डेंसिटी है ये प्रेशर के बराबर डायमेंशन रखेगा। कल लेक्चर में हमने लिखा भी था कि एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन प्रेशर के जैसा आता है, लिखा था, याद हो तो बोलो 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 बोलो। ये आ गया। यहां बी मैग्नेटिक फील्ड है, यहां ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और बी मैग्नेटिक फील्ड है, लिख चुका हूं ऊपर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड बी मैग्नेटिक फील्ड। बोलो बोलो बोलो, क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? फाइनल समराइज कर दूं, फाइनल समराइज कर दूं, जस्ट ए सेकेंड। हेलो, हाँ भाई, तो फाइनल अब देखो, आपको एक जबरदस्त चीज बताता हूं, पूरा डायमेंशन वाला खेल ही समझ में आ जाएगा आपको। एक्चुअल में मैं 5 डायमेंशनल फॉर्मूले, मस्ट रिमेंबर फॉर्मूला लिख देता हूं, मस्ट रिमेंबर डायमेंशनल फॉर्मूला, मस्ट रिमेंबर डायमेंशनल फॉर्मूला। मस्ट रिमेंबर डायमेंशनल फॉर्मूला। कौन कौन से डायमेंशनल फॉर्मूले ऐसे हैं जो याद होने ही होने चाहिए? 5 डायमेंशनल फॉर्मूले बताऊंगा, बहुत इजी इजी, कोई खतरनाक नहीं बताऊंगा, बहुत इजी इजी। स्पीड, इसका होता है एल टी माइनस वन। दूसरा एक्सलरेशन, एक्सलरेशन होता है एल टी माइनस टू। देखो बड़े आराम से याद हो जाएंगी, टाइम से, स्पीड को टाइम से डिवाइड कर दो, एक्सलरेशन। तीसरा फोर्स,
कुछ नहीं करना, मास इंटू एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है इसी को मास से मल्टीप्लाई कर दो, m1lt -1, सॉरी -2। ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, फोर्स m1l1t -2 याद होना चाहिए। एनर्जी इसको एक लेंथ से और मल्टीप्लाई कर दो, m1l2t -2 एनर्जी। पांचवा चार्ज AT। ये 5 डायमेंशन याद कर लो, ये 5 डायमेंशन याद कर लो। मोस्टली डायमेंशनल फॉर्मूले इन्हीं से निकल जाते हैं, मोस्टली इन्हीं से काम हो जाता है। ठीक है सर, ये सभी याद हैं, फिर भी रीनीट का क्वेश्चन नहीं आया था। कौन सा क्वेश्चन नहीं आया था? हाँ? प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो एरिया वॉल्यूम तो यार मैं लिखूंगा नहीं, एरिया L², वॉल्यूम L3, वो लिखूं क्या? एरिया और वॉल्यूम वो तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, एरिया L², वॉल्यूम L3। प्रेशर तो फोर्स अब देखो निकालना पड़ेगा, प्रेशर निकालना है फोर्स अपॉन एरिया, ऐसे निकलता है। ठीक है, अब देखो आप जितने भी डायमेंशंस निकालते हो उसमें मोस्टली हम 2 तरीके के फॉर्मूले यूज करते हैं। एक्चुअली में जितने भी डिफरेंट चैप्टर हम पढ़ते हैं ना, उन चैप्टर्स के अंदर बेसिकली या तो हम फोर्स पढ़ते हैं या एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते हैं। आप कोई भी चैप्टर में पढ़ोगे फोर्स ऑन दिस, फोर्स ऑन दिस, फोर्स ऑन दिस, या एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी एनर्जी लॉस, ये यही पढ़ते हैं। जैसे आपको एनर्जी स्टोर के देखो सारे फॉर्मूले हम बारी बारी याद करते हैं। एनर्जी स्टोर के जैसे मुझे रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालना है, आप फॉर्मूला यूज करोगे I²RT, रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ जाएगा। एनर्जी स्टोर का डायमेंशन बराबर है एनर्जी स्टोर I²RT। देखो रेजिस्टेंस आ गया। मान लो आपको कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है Q²/2C, यहां से कैपेसिटेंस आ जाता है। एक कैपेसिटर के लिए एक और फॉर्मूला होता है ½ CV², ये भी एनर्जी स्टोर के बराबर है। वो बात अलग है, हम कैपेसिटेंस के लिए इसको यूज नहीं करते क्योंकि इसमें पोटेंशियल भी आता है, नहीं यूज करते। यदि आपको रेजिस्टेंस निकालना है ये यूज करोगे, कैपेसिटेंस निकालना है ये यूज करोगे, इंडक्टेंस का निकालना है ½ Li² यूज करोगे, ½ Li² यूज करोगे, इंडक्टेंस का आ जाएगा। आपको पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है Q/V यूज करोगे, ये भी एनर्जी स्टोर है, Q/V। आपको प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना है, प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला यूज करोगे H/F, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन आ जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन आ जाएगा। देखो देखो देखो, ये एनर्जी स्टोर से हम निकाल रहे हैं, ये रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, पोटेंशियल, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब इसके अलावा आपको जैसे अभी मैंने बताया था प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम ये भी एनर्जी के बराबर होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम एनर्जी। और याद करवाओ, और याद करवाओ, एनर्जी के फॉर्मूले होने में ½ kx² भी होता है, ½ kx²। स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर, काइनेटिक एनर्जी ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये सारे एनर्जी के ही होते हैं, है भाई, ½ mv², mgh, ये सब एनर्जी के ही है। और कोई याद आ रहा है एनर्जी का? है भाई, और कोई याद आ रहा है एनर्जी का फॉर्मूला जिससे डायमेंशन में काम आता हो? हाँ, ½ kT। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ½ kT। यहां के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। T है टेम्परेचर, याद रखना, ये भी पूछता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। पावर इंटू टाइम, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे एनर्जी आ जाएगा, पावर इंटू टाइम। हाँ, Q = NC ΔT, MS ΔT,
Q इज इक्वल टू एम एच डेल्टा टी एनर्जी का, Q इज इक्वल टू एम इंटू लेटेंट हीट, एम इंटू लेटेंट हीट। हाँ, यदि मोलर हीट कैपेसिटी निकालना हो एनसी डेल्टा टी, मोलर हीट कैपेसिटी निकालना हो एनसी डेल्टा टी। टॉर्क भी एनर्जी के बराबर डायमेंशन रखता है, बट हम फॉर्मूला यहां नहीं जानते उसका। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ एच सी बाई लैम्डा, हाँ बट डायमेंशन हम उससे कुछ नहीं निकाल रहे ना, हम ऐसे लिख रहे हैं जिससे डायमेंशन निकाल पाए। तो ये एनर्जी के फॉर्मूले हैं, वी स्क्वायर बाई आर टी, हाँ वी स्क्वायर बाई आर टी, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, पोटेंशियल के टर्म्स में वी स्क्वायर बाई आर टी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे आप यदि बैठ के सोचोगे तो सारे इन्हीं फॉर्मूलों से काम हो रहा है। m इंटू एल, एल है, m है मास, एल है लेटेंट हीट, अभी बताया था लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये वाला। ठीक है, ऐसे फोर्स के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं। फोर्स के, स्प्रिंग फोर्स K इंटू एक्स, फोर्स का डायमेंशन K इंटू एक्स, K है स्प्रिंग फोर्स। यदि स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना हो, स्प्रिंग कांस्टेंट, यदि स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना हो तो स्प्रिंग के ऊपर लगने वाला फोर्स होता है F इज इक्वल टू के एक्स। मास इंटू एक्सेलरेशन तो क्या लिखेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालने के लिए। इसके अलावा Q इंटू वी इंटू बी, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालने के लिए। इसके अलावा GM1 M2 R स्क्वायर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने के लिए। इसके अलावा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालने के लिए। इसके अलावा 6 पाई ईटा आरवी, 6 पाई ईटा आरवी किसका डायमेंशन निकालने के लिए, विस्कोसिटी कोफिशिएंट का डायमेंशन निकालने के लिए। देखो देखो देखो, और बताओ और बताओ, याद करो। mv स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स, बिल्कुल mv स्क्वायर बाई आर लो, mv स्क्वायर बाई आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पर ये डायमेंशन निकालने में काम में नहीं लेते हम। QE हो गया, QVB हो गया, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इंटू एन, बिल्कुल फ्रिक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला निकालने के लिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इंटू एन, ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट आएगा यहां से, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। एन नॉर्मल रिएक्शन है, बोलो बोलो बोलो। हाँ, विस्कस फोर्स नीटा ए डीवी बाई डीएक्स, लेकिन हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। सरफेस टेंशन का निकालना हो, सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, सरफेस टेंशन का निकलवाया नहीं मैंने, बता देता हूं, कहीं ना कहीं सरफेस टेंशन पीछे लिख देता हूं, यहां कहीं सरफेस टेंशन जगह खाली नहीं है। सरफेस टेंशन का डायमेंशन लिख लो कहीं ना कहीं, जैसे यहां लिख लेते हैं सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। बेटा सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकालने के लिए T इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। यहां सरफेस टेंशन T है, ठीक है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है। तो ये सारे डायमेंशन निकालने के लिए, ये देखो फोर्स और एनर्जी बहुत काम के हैं, फोर्स और एनर्जी बहुत काम के हैं, बहुत काम के हैं। बोलो 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 बोलो, ठीक है, क्लियर है बात सभी को? क्या ये बात सभी को क्लियर है? क्या ये बात सभी को क्लियर है? एक छोटी सी टर्म है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से डायमेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आप किसी भी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे मान लो कोई y है, उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, dy बाई dx कर रहे हो, तो इसका डायमेंशन क्या होगा। d यहां जो है चेंज को दिखाता है, बेटा आवाज तो जा रही है मेरे पास से, d यहां चेंज को दिखाता है, तो dy मतलब y में चेंज, dx मतलब x में चेंज, तो इसका डायमेंशन जो है वो y का डायमेंशन अपॉन x के डायमेंशन के बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर
यदि मैं लिखता हूं dv/dt, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है v का डायमेंशन अपॉन t के बराबर, डायमेंशन के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन से डायमेंशन नहीं बदलते, डिफरेंशिएशन में ऊपर वाली क्वांटिटी को ऊपर, नीचे वाली को नीचे, रेशियो ले लो, ये डायमेंशन, डायमेंशन नहीं बदलेगा डिफरेंशिएशन से। ऐसे ही यदि मैं बात करूं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में लिखते हैं इंटीग्रेशन y dx, इंटीग्रेशन y dx। बेटा इसका जो डायमेंशन आएगा, इसका जो डायमेंशन आएगा y dx का, ये बराबर होगा y का डायमेंशन इंटू x का डायमेंशन। देखो y का डायमेंशन इंटू dx है, dx मतलब x में चेंज, x में चेंज भी तो x का डायमेंशन रखेगा, तो y इंटू x का डायमेंशन y dx का डायमेंशन होगा। आप कोई भी चीज को इंटीग्रेट करो, जैसे मान लो हमने किया इंटीग्रेशन p dt, मुझे नहीं पता यहां p dt का इंटीग्रेशन क्या देता, आई डोंट नो, बट इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो बराबर होगा p का डायमेंशन इंटू t का डायमेंशन, दैट्स ऑल, p t का डायमेंशन। ऐसे इंटीग्रेशन से डायमेंशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उस क्वांटिटी और जिसके साथ कर रहे हो उनके प्रोडक्ट के बराबर डायमेंशन रखेगा। ठीक है, क्लियर 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 क्लियर। मैंने जो क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, चलो इनका आंसर बताओ अब जल्दी से। जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे, क्विज करवा लूं, क्विज करवा लूं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम डायमेंशन, कौन कौन सा सेम डायमेंशन रखता है भाई, कौन कौन सा सेम डायमेंशन रखता है, आंसर क्लियर करेंगे। क्विज कर रहा हूं, स्टार्ट। लास्ट में लीडर बोर्ड देखेंगे, 68% का सही है। देखो इसका आंसर आएगा हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क सेम डायमेंशन रखता है भाई, हीट एंड वर्क सेम डायमेंशन रखता है भाई। देखो हीट एनर्जी है, टेम्परेचर अलग अलग डायमेंशन, टेम्परेचर और मोल अलग अलग। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट होता है हीट पर यूनिट मास। बेटा स्पेसिफिक वर्ड लगाते हैं पर यूनिट मास के लिए, स्पेसिफिक हीट, हीट अपॉन मास। तो हीट और हीट अपॉन मास अलग अलग चीज है, ये भी गलत हो गया। हीट और वर्क सेम एनर्जी का डायमेंशन रखते हैं। सेलेक्ट पेयर हुज डायमेंशंस आर सेम, सेम डायमेंशन वाले, सेम डायमेंशन वाले पेयर को सेलेक्ट करो, सेम डायमेंशन वाले पेयर को सेलेक्ट करो। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बेटा सब करवा चुका हूं मैं, ये क्विज करके जस्ट आपको चेक कर रहा हूं, ये सब बता चुका हूं, सारी डायमेंशन बता चुका हूं। याद रखो प्रेशर और स्ट्रेस सेम डायमेंशन रखते हैं, मोमेंटम और इंपल्स सेम डायमेंशन रखते हैं, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम ही होता है, टॉर्क और एनर्जी सेम डायमेंशन रखते हैं, सारे सेम डायमेंशन रखने वाले हैं। आंसर विल बी डी। बेटा एक ऑप्शन देख के टिक नहीं करते हैं, चारों ऑप्शन देख करके फिर आंसर टिक करते हैं, हमेशा याद रखो। यहां पूछा है फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये सही है, इसमें से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है ये बताना है, इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। क्विज करवा देता हूं, सबके डायमेंशन निकलवाए हुए हैं, सबके डायमेंशन मैंने निकलवाए हुए हैं, बस चेक करना है, बस चेक करना है आपको। सेवेंटी 78% का सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन जो गलत कर रहे हैं बेटा वो ध्यान दो क्या कर रहे हैं। बेटा देखो आपको सारा नहीं चेक करना होता है, देखो ए है मास की पावर, एल की पावर बी, टी की पावर सी, कोई भी एक चीज चेक कर लेते हैं, मास चेक कर लेते हैं। प्रेशर में मास होगा, इसमें मास है, वेलोसिटी में मास नहीं होगा, एल टी -1 है, ये गलत है। एक्सेलरेशन में मास नहीं होगा, इसमें है, गलत है। फोर्स में मास होगा, इसमें नहीं है, गलत है। तो तीन तो गलत हो गई, ये लो, फिर चेक की क्यों करना है।
भाई मुझे पता है वेलोसिटी में मास नहीं होगा, एक्सेलरेशन में मास नहीं होगा, फोर्स में मास होगा, इनमें उल्टा है, इनमें मास है इसमें नहीं है। ये लो हो गया सोल्व। इतने स्पीड में नहीं कर पा रहा हूं, वाह बेटा वाह वाह शाबाश। अबे नालायक, होमवर्क में दिए थे ये करके लाने थे, स्पीड में नहीं कर पा रहा हूं। तेरे को 1 मिनट दू दोबारा होमवर्क वाले क्वेश्चंस के लिए, शर्म नहीं आ रही तेरे को? ये क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे मैंने, तुम्हें होमवर्क में करके लाने थे। इतनी स्पीड में नहीं कर पा रहा हूं, अब ये कर स्पीड में, सीधा सीधा। देखते हैं कितने लोग क्लास में सिंसियरली बैठ के याद भी करते हैं चीजें। इस वाले को करने के लिए 15 सेकंड बहुत होते हैं, तुम्हें उससे भी ज्यादा मिल जाते हैं। इससे आसान क्या होगा भाई, तुम खुद बताओ, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? मैंने बोला कि अभी इतने में चार्ज यूज किया, इतने में चार्ज यूज किया, बोला स्पेशल भी लिखवाया, ए इंटू टी। चार्ज ए इंटू टी होता है। चार्ज क्या होता है? ए इंटू टी। लीडर बोर्ड देखना चाहते हो देख लो, सारे सही वाले इतने बच्चे, और भी इससे भी ज्यादा होंगे। जिसने सारे सही जवाब दिए हैं वो इससे भी ज्यादा बच्चे होंगे। तो तुम कुछ भी जवाब दे रहे हो तो सोचो कहां एग्जिस्ट करोगे। यदि इस बैच में यहां एग्जिस्ट करोगे तो ऑल ओवर इंडिया में कहां एग्जिस्ट करोगे, सोच के देख लो। इतना कंपटीशन है, इतना ज्यादा कंपटीशन है भाई। ये करो, एल और आर जो है इंडक्टेंस रेजिस्टेंस है, एल बाई आर। बताने की जरूरत ही नहीं है, सीधा देखो काम आएगा, एल अपॉन आर। टाइम कांस्टेंट होता है टी 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 टी। ये लो आंसर। टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एल बाई आर। तो एल और आर का निकाल के सोल्व नहीं करना है, एल बाई आर टाइम के बराबर। चलो ये करो, इसको करने के लिए टाइम दे रहा हूं, इसको करने के लिए टाइम दे रहा हूं। ये देखो, ये सी जो आंसर टिक कर रहे हैं ना, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं सी आंसर टिक करने वाले मोस्टली बच्चे वो हैं जिनको देख के लग रहा है कि यार इतने सिंपल तो नहीं होंगे, इतना कॉम्प्लेक्स सा है तो कॉम्प्लेक्स ही होगा। ऐसा टिक करते हैं लोग, ऐसे करते हैं सोल्व के क्वेश्चन लिटरली। सी स्क्वायर एल आर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा, सबसे ज्यादा तो सी लग रहा है, लो टिक कर देते हैं। हो लिया सिलेक्शन बेटा तुम्हारा, कॉन्ग्रेचुलेशन। सी स्क्वायर एल आर, तो इसको देखो थोड़ा तोड़ते हैं, इसमें से एक काम करते हैं, आर और सी को एक साथ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आर सी का टाइम कांस्टेंट के बराबर डायमेंशन होता है। आर और सी को एक साथ करोगे तो एक एल और सी बच जाएगा। टी का फॉर्मूला आर इंटू सी भी होता है और रूट एल सी भी होता है, रूट एल सी। तो रूट एल सी यदि टी के बराबर है तो एल सी टी स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये टी आ गया और ये टी स्क्वायर आ गया, तो डायमेंशनल फॉर्मूला टी क्यूब आ जाएगा। टी क्यूब, टी क्यूब मतलब बी। एम नहीं आएगा, एल नहीं आएगा, टी क्यूब आएगा। करंट आई यहां कर, देखो मैंने बोला था ना कभी कभी करंट को एक ही बजाय आई से भी लिख देते हैं, तो यहां आई से लिखा हुआ है जस्ट फॉर ऐसे कि आपको यूज टू होना चाहिए। यहां आई करंट है, इस ये एसआई यूनिट यहां इसमें आई से लिख दिया इसका डायमेंशन को। ठीक है, आंसर बी आ गया। इससे आसान क्या होगा भाई? क्या होगा इससे आसान? डायमेंशंस निकाल रहे हैं, है भाई?
ये यूनिट के टर्म्स में है, ये होमवर्क में दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन अब होमवर्क में दे रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं, करके लाओगे। ये वाले क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे देता हूं, नहीं देता हूं, ये वाले नहीं देता हूं। चलो एनालिसिस अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, डायमेंशनल एनालिसिस में अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। अब आपका होमवर्क आज का सुनो, मेन होमवर्क क्या है आज का। मैंने जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे हैं, आप क्या करोगे, ध्यान से सुन लो मेरी बात, पीडीएफ खोलो, जितने भी टर्म्स मैंने लिखे हैं रफ कॉपी में लिख लो, लाइन से सुन लो ध्यान से, जितने भी मैंने डायमेंशनल फॉर्मूले निकलवाए हैं सबको रफ कॉपी में साइड में लिख लो, बस सिर्फ नाम लिख लो, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम, फलाना दिखना, ये, और फिर कॉपी बंद, और बैठ करके खुद से निकालो, पूरा निकालो फिर चेक, पूरा निकालो फिर चेक, पूरा निकालो फिर चेक करो, टाइम लगेगा लगने दो, बट करना सभी को, ये होमवर्क सभी को पूरा निकाल के चेक करना है। सुन गया सभी को? लीडर बोर्ड ये देख लो भाई, वेरी गुड बेटा, तानिया बेटा, अमन कुमार, संदीप, तानिया, मोहम्मद वैस, तनवी, आशीष, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, कितनी बार? एक बार, सारे खुद से एक बार निकालने, आज ही सारा फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ओके डन, प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो, ठीक है, चल ओके, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बताऊंगा, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं, जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं अभी तक ये कैसे यूज करने हैं, अगली क्लास में सीखेंगे। ओके, बाय बाय।